कल हमने स्टार्ट किया था डेटाबेस। और डेटाबेस का हमने ओवरव्यू ले लिया था कि डेटाबेस क्या होती है, किस लिए होता है। हम लोग फाइल्स में डेटा नहीं रख सकते होते, बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी होती है, डुप्लीकेशन होती है, तो मसला हो जाता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉपीज हो जाए डेटा की। तो इसलिए हम एक डेटाबेस यूज़ करते हैं जिसमें जो है डेटा एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होता है, ताकि सबके पास जो है एक जैसी कॉपी जा रही होती है डेटा की। और उसके डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, एडिंग, इंसर्टिंग, रिट्रीवल, अपडेट, रिमूविंग, जो भी हम डेटा उसमें स्टोर करते हैं उसके डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। और फिर हमने देखा था कि डेटा बेस में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, हम डेटा स्टोर करते हैं। हार्डवेयर में हमें डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन शॉर्ट हमें एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है, कंप्यूटर चाहिए होता है। फिर हमें कुछ सॉफ्टवेयर भी चाहिए होते हैं उसे एक्सेस करने के लिए। और जो लोग होते हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो भी हमने देखे थे कि जो प्रोग्रामर होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं, फिर जो यूजर्स होते हैं जिन्होंने यूज करना होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक अलग से एक डेजिग्नेशन होता है, अलग से रोल होता है जो कि डेटाबेस को बनाता है। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हमने देखने हैं डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स कि असल में हम डेटाबेस बनाते क्यों हैं। हम फाइल्स में भी डेटा रख सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर में अपने पास अलग अलग डेटा रख सकते हैं अपनी अपनी फाइल बना के, मगर इसको हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है डेटाबेस का। कल थोड़ा सा हमने ब्रीफ सा देखा था, आज इसको डिटेल में देखते हैं। इसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन क्या होती है कि जिस तरह आप देखो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उस स्टूडेंट का डेटा सारी टीचर्स के पास है जो जो उसे पढ़ा रही है। जब वो सारे और स्टूडेंट एक ही है तो मीन्स कि वो डेटा एक ही जैसा रहना चाहिए, ना ही उस स्टूडेंट का नेम चेंज होना चाहिए, ना ही उसका एड्रेस चेंज होना चाहिए, और ना ही फोन नंबर चेंज होना चाहिए। तो हर टीचर ने उसका सेम ही रहना है। अगर वो स्टूडेंट अपना फोन नंबर या अपना एड्रेस अपडेट कराएगा तो फिर उसको बारी बारी सारी टीचर्स के पास जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि वो एक टीचर को के वो अपडेट कर ले और बाकी सबके पास पुराना डेटा है या दो तीन के पास है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो डेटाबेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पास डेटा जो है एक सेंट्रल जगह पे रहे, एक ही जगह पर रहे, जहां से सारी टीचर्स जो हैं उसको डेटा एक्सेस कर सके, वहां से डेटा रिट्रीव कर सके। तो हमने क्या किया कि एक सेंट्रल डेटाबेस बना ली जिसमें स्टूडेंट का डेटा रख दिया सारा, और अब सारी टीचर्स जो है वही वाला डेटा देख सकती हैं, वही वाला डेटा एक्सेस कर सकती हैं। तो डेटा इंटीग्रेशन यही होता है इसका गोल, कि हम लोग जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर पे डेटा रख दें और बाकी सारे जिन जिन लोगों को वो डेटा चाहिए वो बेशक डिफरेंट लोकेशंस पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में हो सकते हैं, उनके पास डिफरेंट सिस्टम हो सकते हैं। कोई लैपटॉप से हो रहा है, कोई मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है, कोई कंप्यूटर से हो रहा है, लैपटॉप की डिफरेंट कंपनीज हैं, कोई डेल से हो रहा है तो कोई मैक से कनेक्ट हो रहा है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं। तो मतलब हमारे पास डेटा सेंट्रल रहेगा और उन डिफरेंट जगहों में से लोग उस एक जैसे ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और जहां पे भी कोई चेंज होगी तो पूरे सेंट्रल डेटा में चेंज होगी, तो वो चेंज जितने भी यूजर्स उसे एक्सेस कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उनको सबको विजिबल हो जाएगा। तो सबके पास एक जैसा ही डेटा रहेगा। ये होती है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटेग्रिटी भी इसी का ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। डेटा इंटीग्रेशन ये था कि हमारे पास जो है डेटा एक सेंट्रल लोकेशन पे आ जाता है। इंटीग्रिटी में यही है कि अगर हमारे पास एक डेटा की मल्टीपल फाइल्स होंगी, जिसकी मैं आपको एग्जांपल अभी दे चुकी हूँ कि एक स्टूडेंट का डेटा बहुत सारी टीचर्स के पास होगा, तो वो क्या है कि अगर हम एक कॉपी चेंज करेंगे तो बाकी सब में भी चेंज होने चाहिए, ताकि हमारा डेटा कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट मतलब सबके पास एक तरह का रहे। तो डेटा इंटेग्रिटी भी इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि जो सब लोगों के पास डेटा जा रहा है वो एक जैसा ही जाना चाहिए, किसी के पास चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि वही हमारे पास जो है डेटा सेंट्रलाइज्ड है। थर्ड वन इज डेटा इंटरडिपेंडेंस। डेटा इंटरडिपेंडेंस क्या है
कि जो डेटा है वो किसी भी एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। हमने एक कंप्यूटर बनाया, एक सर्वर बनाया, उसके अंदर सारा डेटा रख दिया, बाकी जिसने भी उस डेटा को एक्सेस करना है वो उसके साथ कनेक्ट होगा, उसको परमिशन होगी, वो डेटा के साथ कनेक्ट करेगा। वो चाहे अपने किसी भी लैपटॉप से करे, उसके लैपटॉप में जो मर्जी विंडोज इंस्टॉल हो, जितने मर्जी उसके प्रोसेसर की स्पीड हो, जो मर्जी उसकी रैम, उससे डेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मर्जी उसने सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज किया, वो सॉफ्टवेयर यूटिलिटी उसने यूज की भी उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, उससे डेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर यूजर की एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकती है। आप इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, कोई बच्ची जो है अपने कंप्यूटर से कर रही होती है, कोई गूगल, किसी के पास जो ब्राउजर है, कोई गूगल क्रोम यूज कर रहा होता है, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहा होता है, कोई फायरफॉक्स यूज कर रहा होता है। ये 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस है ना। मगर आप लोगों ने अगर सर्च एक ही वेबसाइट करनी है, आपने एक ही कंप्यूटर साइंस का कोई टॉपिक सर्च करना है और आप विकिपीडिया पे जाते हो, तो विकिपीडिया सबको एक जैसे ही नजर आएगा। जो गूगल क्रोम यूज कर रहा है उसको भी, जो फायरफॉक्स यूज कर रहा है उसको भी, और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहा है उसको भी। अगर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हो और आपने गूगल ओपन कर लिया है, तो आपके पास विकिपीडिया एक जैसे ही आएगा, आपके पास डेटा जो है वो एक ही आएगा। ऐसे ही है ना, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करोगे वो आपके पास उसी तरह से आएगी। तो मतलब ये कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन चेंज भी कर लो तो उससे डेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर आप कॉलेज का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो स्टूडेंट का डेटा आ रहा है ये थोड़ा वर्टिकल है, तो मैंने इसे हॉरिजॉन्टल कर देना है। मुझे ये वाली अपीयरेंस इसकी अच्छी नहीं लग रही, मैंने इसका जो है ना रोल नंबर बाद में शो करना है, तो इसका नेम पहले आ जाए। मैं वो अपने पास चेंज कर रही हूँ, जो मेरे पास फॉर्म शो हो रहा है मैं उसको चेंज कर रही हूँ। मेरे वो रोल नंबर और नेम को आगे पीछे करने से पीछे जो कंप्यूटर में डेटा पड़ा हुआ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होती है डेटा इंटरडिपेंडेंस। ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई समझ ना आई हो तो मुझसे अभी पूछ लें। मैम तीनों में एक छोटा सा डिफरेंस बता दें। डिफरेंस यही है, इंटीग्रिटी होता है कि डेटा सेंट्रलाइज्ड होगा, सॉरी इंटीग्रेशन होता है कि डेटा सेंट्रलाइज्ड होगा, इंटीग्रिटी ये होता है कि डेटा हर जगह पे एक जैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। और इंटरडिपेंडेंस होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को चेंज भी करो तो आपका डेटा चेंज नहीं होना चाहिए। ये मेन डिफरेंस है। चलें आगे हम चलते हैं डेटाबेस मॉडल्स पे। हमने जिस तरह कल पढ़ा था कि डेटाबेस जो है उसको डिजाइन करना होता है, उसका एक प्रॉपर डिजाइन होता है। जिस तरह से हम लोग कोई भी चीज डिजाइन करते हैं, डिफरेंट चीजों के डिजाइन होते हैं, कार्स के मॉडल बनाते हैं, कोई भी डिफरेंट चीजों के, तो इसी तरह डेटाबेस का भी एक मॉडल बनता होता है, पूरा डिजाइन होता है कि उसको हम कैसे चीजों को आपस में लिंक करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा मॉडल आ जाता है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल जिस तरह आप इसकी शेप देखें, ये एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह है ना। सबसे टॉप एंटिटी, फिर उसके आगे उससे निचली एंटिटी, फिर उसके एक स्टेप बने हुए हैं, सबसे टॉप स्टेप, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे एक्सटेंड कर सकता है इससे भी ज्यादा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह है। जिस तरह आप देखो कि किसी कंपनी में जाओगे, सबसे टॉप पे कौन होता है? बॉस होता है। फिर उससे नीचे कौन आ जाता है? मैनेजर आ जाता है। मैनेजर के नीचे आ जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर आ जाता है। उससे नीचे डिफरेंट एम्प्लॉयज होते हैं। एम्प्लॉयज से नीचे भी कोई इंटर्नीज वगैरह इस तरह से होते हैं। तो ये क्या है, इस तरह से एक स्टेयर्स की तरह चार्ट है ना, एक ट्री बन गया है। सबसे ऊपर रूट है, रूट पे बॉस या सीईओ जो भी है वो किसी को आंसरेबल नहीं है, मगर जो मैनेजर्स हैं वो अपने सीईओ को आंसरेबल है, उसको बताएंगे, उसको रिपोर्ट देंगे कि हमने क्या करना है। इस मगर जो मैनेजर है वो अपने असिस्टेंट मैनेजर को आंसरेबल नहीं है। तो इसी तरह ये हायरार्किकल मॉडल है। इसमें अगर हमने डेटाबेस बनानी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम उस डेटाबेस का स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे कि जो भी सीईओ है उसकी इंफॉर्मेशन टॉप पे स्टोर होगी, ऐसी फाइल में स्टोर होगी, ठीक है ना, एंटिटी 1 वाली फाइल में सपोज कर लोगे, ठीक है। और उससे नीचे जो मैनेजर हैं उनका सीईओ से इस तरह से लिंक होगा कि सीईओ जो है मैनेजर की इंफॉर्मेशन देख सकता है, मगर जो मैनेजर है वो सीईओ की इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता। जिस तरह आप कॉलेज की एग्जांपल ले लें, सबसे टॉप पे प्रिंसिपल आ जाती है, ठीक है, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर उसके बाद जो आपके डिपार्टमेंट्स की एचओडीज होती हैं, फिर एचओडीज से नीचे प्रोफेसर्स, फिर लेक्चरर्स होती हैं, इसी तरह होता है ना। तो जो डिपार्टमेंट की हेड है
वो अपने जितने भी डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन देख सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं, मगर वो प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन नहीं एक्सेस कर सकती। इसी तरह जो प्रिंसिपल है वो अपने नीचे सारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, मीन जो उनके नीचे लोग काम कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन देख सकती हैं। तो इसी तरह जब भी हमने डेटाबेस बनानी होती है तो हम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पहले मॉडल बनाते हैं कि हमने किस तरह का मॉडल बनाना है। आवाज मैम, सॉरी, आवाज नहीं सही आ रही? कहाँ से आवाज ब्रेक हुई है मेरी? बताएं, मैं वहां से रिपीट कर देती हूँ। हायरार्किकल मॉडल क्लियर है या कोई क्वेश्चन है? चलें फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेटवर्क मॉडल। अगर आवाज ब्रेक होती है तो बताया करें कि कहाँ से ब्रेक हो रही है और कहाँ से नहीं समझ आया। नेटवर्क मॉडल जो है ये हायरार्किकल मॉडल की तरह ही है, मगर इसका एक डिफरेंस क्या है कि इसमें जो सबऑर्डिनेट्स है ना, मतलब जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, जो भी नीचे वाली एंटिटी हैं, आप चाइल्ड एंटिटीज कह लेंगे, वो जो है जरूरी नहीं है कि वो इसी तरह ट्री की फॉर्म में, वो आपस में इस तरह से भी इंटरलिंक हो सकती हैं कि एक एंटिटी के दो सबऑर्डिनेट मतलब दो उससे टॉप पे भी हो सकते हैं और वो आपस में इस तरह से इंटरलिंक होती हैं। जिस तरह आप देखें, एंटिटी 1 से किसके साथ कनेक्टेड है? एंटिटी 3 और एंटिटी 4। मगर एंटिटी 4 जो है, इसके जो सुपर ऑर्डिनेट्स हैं जो इससे टॉप पे आ रहे हैं, मतलब आप कंसिडर कर लें जिससे हायर अथॉरिटी है, वो एंटिटी 1 भी है और एंटिटी 2 भी है। इसी तरह एंटिटी 6 जो है, इससे हायर पे कौन आ रहा है? एंटिटी 4 भी आ रही है और एंटिटी 2 भी आ रही है। तो मतलब ये इस तरह का एक नेटवर्क टाइप बन रहा है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें माइक अनम्यूट करके। इसी तरह मैम सबऑर्डिनेट कंप्यूटर्स को कहेंगे? सब ऑर्डिनेट ऐसे मतलब कहते हैं कि एक होता है सुपर ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट को आप ऐसे ले लो कि नीचे जो एम्प्लॉयज हैं, अभी कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, अभी एक हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दी कि सीईओ है, उसका सब ऑर्डिनेट जो उससे नीचे लेवल पे है, ठीक है, जो उसके अंडर काम कर रहा है, वो है मैनेजर। इसी तरह सब ऑर्डिनेट आप कंसीडर कर लो जो भी लो लेवल पे है, जो भी उसके असिस्टेंट है, ठीक है, उसकी नीचे जो उनके काम कर रहे हैं, उसको हम एंटिटीज को भी कह रहे हैं सब ऑर्डिनेट। मतलब कि ये एंटिटी 5 जो है ये इसको भी रिपोर्ट देगा अपनी, एंटिटी 3 को भी और एंटिटी 4 को भी। तो ये एक तरह से आप देखो नेटवर्क बन गया। पहले जो था, अपने माइक म्यूट रखा करेगा। इसकी आप इस तरह डायग्राम दे सकते हैं। ये थोड़ी सी जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर से थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें आपस में इस तरह से कनेक्टेड है कि मतलब एक जो है ना जो भी सबऑर्डिनेट है उसके डिफरेंट जो है सुपर ऑर्डिनेट है। सुपर ऑर्डिनेट मतलब उससे हायर अथॉरिटी। एक जो लोअर अथॉरिटी है, जिस तरह एंटिटी 5 जो है यहाँ पे लोअर अथॉरिटी है, ये एंटिटी 3 और एंटिटी 4 को भी आंसरेबल है। तो इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया कि एक बंदे ने 2 लोगों को रिपोर्ट देनी है, 3 लोगों को देनी है, तो आपस में वो इस तरह से कनेक्टेड है। तो जो एक सब ऑर्डिनेट है ना, जो उससे लोअर लेवल पे एंटिटी 5, मतलब उसके ज्यादा रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। जिस तरह ट्री में क्या था, इसका सिर्फ एंटिटी 1 का सब ऑर्डिनेट था, एंटिटी 2, एंटिटी 3 भी सिर्फ एंटिटी 1 का सब ऑर्डिनेट था। मगर इसमें क्या है कि एंटिटी 5 एंटिटी 3 का भी सब ऑर्डिनेट बन गया और एंटिटी 4 का भी बन गया। तो उसकी मर्जी है, मतलब कि आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ही किसी का सबऑर्डिनेट हो, मल्टीपल्स भी हो सकते हैं उसके सुपर ऑर्डिनेट्स। ये था नेटवर्क मॉडल।
नेटवर्क मॉडल समझ आ गया सबको? अगर कोई कंफ्यूजन है गर्ल्स तो पूछ लिया करें, वरना अगर आप आंसर नहीं देते तो मैं ये जी आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। मिस वो डायग्राम भी बनानी है इसकी। मैं पूछ रही हूँ आपको नेटवर्क मॉडल समझ आ गया है? एक्सप्लेन कर दे। कहाँ से एक्सप्लेन कर? अच्छा एक दफा और एक्सप्लेन कर दे, ये एंटिटी समझ नहीं आ रही। क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछो ना, कहाँ से समझ नहीं आ रही? पूरा तो फिर मैं पूरा लेक्चर एक्सप्लेन कर दूँ। मैम डायग्राम समझा दें एक दफा। अच्छा ठीक है, ये देखें मिस को एंटिटी 1 है, एंटिटी 1 के नीचे कौन सा आ रहा है? ये एरोस को देखो, एंटिटी 1 से कनेक्टेड है एंटिटी 3 और फिर एंटिटी 4। अगर हम एंटिटी 4 पे आए तो देखो एंटिटी 4 के ऊपर एरो आ रही है एंटिटी 1 से भी और एंटिटी 2 से भी। तो मतलब क्या है इसका कि एंटिटी 4 अगर सपोज करो कोई बंदा है, कोई एम्प्लॉय है, तो वो किसको रिपोर्ट देगा? एंटिटी 1 को भी देगा और एंटिटी 2 को भी देगा। जिस तरह एंटिटी 4 आपके पास डेटा है, एंटिटी 4 के पास कोई फाइल्स हैं, वो एंटिटी 1 भी देख सकता है और एंटिटी 2 भी देख सकती है। मगर एंटिटी 4 जो है एंटिटी 1 और एंटिटी 2 का डेटा नहीं देख सकती। ये एरो से आपको अंदाजा हो गया। जिस तरह एंटिटी 6 है, उसका डेटा एंटिटी 2 भी देख सकती है और एंटिटी 4 भी देख सकती है, मगर एंटिटी 6 जो है एंटिटी 2 और 4 का डेटा नहीं देख सकती। अगर एंटिटी 6 से आगे कोई इस तरह से एरो जा रहा होता है एंटिटी 5 तक, तो फिर हम कह सकते थे कि एंटिटी 6 जो एंटिटी 5 का डेटा देख सकती है या ले सकती है उससे, ठीक है ना? मगर यहाँ पर कोई एरो नहीं है, तो मतलब एंटिटी 6 किसी का डेटा नहीं देख सकती, ना उससे ले सकती है, ना उसे डिलीट वगैरह कुछ नहीं कर सकती। मगर एंटिटी 6 का जो डेटा है एंटिटी 4 और एंटिटी 2 देख सकती है। ये एरोस की आप डायरेक्शन को देखें कि एंटिटी 2 से एंटिटी 6 तक आ रहा है ना, तो मतलब एंटिटी 2 एंटिटी 6 का डेटा देख सकती है, ले सकती है। जी समझ आई डायग्राम? यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं रिलेशनल मॉडल्स की तरफ। डेटाबेस में जो हम ज्यादातर यूज करते होते हैं ना, वो रिलेशनल मॉडल ही यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई इस तरह का हम स्ट्रक्चर नहीं रखते होते कि हमने हायरार्किकल ही फॉलो करना है या फिर हमने नेटवर्क मॉडल ही फॉलो करना है। इसमें हम सिंपल एक रिलेशन देख रहे होते हैं चीजों का आपस में। जिस तरह आप रियल लाइफ में देख लो कि आपके, अगर मैं कॉलेज की एग्जांपल देती हूँ कि इस तरह के स्टूडेंट और टीचर का एक मतलब होता है रिलेशन के, टीचर जो है वो स्टूडेंट का डेटा देख सकती है। अब मैम आवाज नहीं आ रही, जरा समझ नहीं आ रही लेक्चर में। और आप अपनी जो बता रही हैं जब मैंने लेक्चर के स्टार्ट में, चलो मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, मैं आप लोगों से रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, बात को सुन लेना जिसको नहीं। रिलेशनल मॉडल जो है एक तो सारा टेम्परामेंट खराब हो जाता है इस तरह से कि हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल की तरह प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता कि टीचर और स्टूडेंट की, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि टीचर जो है वो स्टूडेंट का डेटा एक्सेस कर सकती है। मतलब एक स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो एक टीचर से पढ़ता है और टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है, तो टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा एक्सेस कर सकती है। जिस तरह हम कंप्यूटर सब्जेक्ट की मिसाल लें, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है, आप अगर एक क्लास में हो या एक सेक्शन में हो, तो उस एक सेक्शन को कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो एक ही टीचर पढ़ाएंगी, मगर एक टीचर उस सेक्शन के बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकती है। तो इस तरह से एक रिलेशन होता है। तो हायरार्किकल जो रिलेशनल मॉडल है वो हम इस तरह से रिलेशन की बेस पे बना रहे होते हैं कि आपस में एंटिटीज का रिलेशन क्या है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट का डेटा देख सकती है, अपडेट कर सकती है, और वो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स का डेटा भी अपडेट कर सकती है, मगर स्टूडेंट जो है वो टीचर का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता।
इसी तरह अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मिसाल लें तो एक स्टूडेंट को बहुत सारी टीचर्स पढ़ा रही होती है मगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रही होती हैं, तो वो उस एक स्टूडेंट का डेटा बहुत सारी टीचर्स एक्सेस कर सकती हैं, देख सकती हैं। तो ये एक तरह से रिलेशनशिप की बेस पे होता है। इसमें ये नहीं होता कि आपने अगर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने ट्री की तरह ही बनाना है या फिर आपने नेटवर्क की तरह ही बनाना है। जिस तरह इसमें आप डायग्राम देखो, एंटिटी 1 के नीचे एंटिटी 2 है, मतलब एंटिटी 1 जो है एंटिटी 2 का डेटा देख सकती है और उससे ले सकती है, एंटिटी 2 जो है एंटिटी 3 का डेटा देख सकती है और ले सकती है। इसी तरह दूसरी साइड पे आप देखो, एंटिटी 4 जो है एंटिटी 5 का डेटा भी देख सकती है, एंटिटी 5 जो है एंटिटी 6 का डेटा ले सकती है। और इनके बीच में यहाँ पे अगर आप देखो तो एंटिटी 2 का जो डेटा है वो एंटिटी 4 भी देख सकती है। तो ये आप देखो, ना कोई ट्री बना हुआ है, ना कोई ऊपर वाली डायग्राम की तरह कोई नेटवर्क बना हुआ है। इसका बस आपस में कोई सा भी रिलेशन है कि आप जरूरी नहीं कि आप चेन की तरह ही इसी तरह लाओ कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जरूरी नहीं आप रिलेशन बनाओ, ना ही जरूरी है कि आप ट्री फॉलो करो, ना ही जरूरी है कि आप नेटवर्क फॉलो करो। आपको बस ये देखना है कि आपस में रियल लाइफ में मतलब किस चीज का किसके साथ क्या रिलेशन है। अगर हमने सपोज करो डेटा रखना है कि हमारी लैब में कितने कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो हम दो फाइल्स बना लेंगे, एक बना लेंगे लैब की, एक बना लेंगे कंप्यूटर की। जो कंप्यूटर की फाइल होगी उसमें हम सारे कंप्यूटर का डेटा रखेंगे कि कंप्यूटर के क्या स्पेक्स हैं, क्या क्या चीजें उसकी अवेलेबल हैं, किस मॉडल किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं, कौन सी कंपनी के कंप्यूटर हैं। इसी तरह जब हम लैब की फाइल बनाएंगे तो हम उसमें देखेंगे कितने कंप्यूटर हैं, कितने खराब है, कितने सही फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि लैब के अंदर कंप्यूटर्स होते हैं, तो मींस कि लैब के अंदर हम कंप्यूटर का डेटा, लैब की फाइल के अंदर कंप्यूटर फाइल का डेटा आ सकता है, मगर कंप्यूटर फाइल के अंदर लैब फाइल का डेटा नहीं आएगा। ये क्या बनाया हमने, एक रियल लाइफ रिलेशन बना दिया ना, कि रियल लाइफ में जो हमारे इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं। आगे जब हम जाके और चीजें पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से हम जो रियल लाइफ में हम कहते हैं कि अच्छा एक 1 to many many to 1, इस तरह से आप पढ़ोगे कि एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती है, मगर एक स्टूडेंट जो है एक सब्जेक्ट एक टीचर से ही पढ़ेगा। तो इस तरह के जो रियल लाइफ सिनेरियोज है ना, जो हमारे इर्द गिर्द असल में चीजें हो रही होती है, जिनका हमने डेटा रखना होता है, जिस तरह कंप्यूटर का डेटा रखना है, लैब्स का डेटा रखना है, हमारे पास कितनी लैब्स हैं। अब इस तरह अगर हम कॉलेज का डेटा बनाएं तो कॉलेज में क्या आ जाती है, कॉलेज में लैब्स भी आ जाती हैं, क्लासेस भी आ जाती हैं। तो जो कॉलेज वाली फाइल है वो लैब्स वाली फाइल या क्लास वाली फाइल का डेटा एक्सेस कर सकती है, मगर लैब के अंदर क्योंकि कॉलेज नहीं आता ना, कॉलेज में लैब है, तो लैब की जो फाइल है वो उसमें से जाके हम कॉलेज का डेटा नहीं निकाल सकते। तो ये एक रियल लाइफ सिनेरियो है। तो हम जरूरी नहीं कि हम जो है ना एक हायरार्किकल या नेटवर्क फॉलो करें, बस जो जिस तरह से हमारे पास रिलेशंस बनते होंगे हम बनाते जाएंगे। ये है हायरार्किकल मॉडल।